कहानी की शुरुआत एक ऐसी रात से होती है जिसने दो बहनों की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। एक लड़की कहती है, ये कहानी उस रात से शुरू होती है जिस रात मेरा मर्डर हुआ था। वह बताती है कि उसने और उसकी जुड़वां बहन ने कभी किसी 5 स्टार होटल को अंदर से नहीं देखा था। दोनों बस जिज्ञासा में उस सुनसान होटल के अंदर चली जाती हैं। बचपन से दोनों एक दूसरे की कार्बन कॉपी थीं, जहां एक जाती दूसरी उसके पीछे पीछे पहुंच जाती। उनका घर भी सिर्फ 10 बाय 10 का था, जहां ठीक से घूमने तक की जगह नहीं थी। लेकिन इस होटल में चारों तरफ सिर्फ खालीपन था, इतना बड़ा कि अगर कोई अंदर खो जाए तो उसे ढूंढना भी मुश्किल हो जाए। हालांकि दोनों बहनें बिल्कुल एक जैसी दिखती थीं, लेकिन उनमें एक बड़ा फर्क था। छोटी बहन गूंगी और बहरी थी। वह न किसी की आवाज सुन सकती थी और न ही खुद कुछ बोल सकती थी। उनके पिता शराब की वजह से दुनिया छोड़ चुके थे, जबकि माँ इस सदमे के बाद मानसिक रूप से ठीक नहीं रह गई थी। इसलिए छोटी बहन की पूरी जिम्मेदारी बड़ी बहन के कंधों पर आ गई थी। उसने अपनी बहन के पैर में एक पुरानी पायल पहना रखी थी, ताकि उसकी आवाज से हमेशा पता चलता रहे कि वह आसपास ही है। लेकिन उसी रात उनसे एक ऐसी गलती हो जाती है जिसका पछतावा जिंदगी भर रहने वाला था। दोनों एक बंद दरवाजा खोल देती हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है, अंदर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां एक रहस्यमयी आदमी किसी का बेरहमी से मर्डर कर रहा होता है। दोनों उसे देख लेती हैं, लेकिन उसी समय वह कातिल भी बड़ी बहन को देख लेता है। अब वह अपने पहले शिकार को खत्म करके दोनों बहनों के पीछे दौड़ पड़ता है। डर के मारे दोनों अलग अलग कमरों में जाकर छिप जाती हैं, लेकिन आखिरकार कातिल बड़ी बहन को ढूंढ ही लेता है। वह कमरे के अंदर उसका गला दबाना शुरू कर देता है। बाहर खड़ी उसकी गूंगी बहरी बहन सब कुछ महसूस करती रहती है। वह जानती है कि अंदर उसकी बहन तड़प रही है, लेकिन न तो वह मदद के लिए किसी को बुला सकती है और न ही खुद कुछ कर पाती है। कुछ ही मिनटों बाद सब कुछ शांत हो जाता है। उस रात बेबी अपनी बहन को हमेशा के लिए खो देती है। इसके बाद कहानी सीधे 20 साल आगे बढ़ जाती है। अब वही छोटी सी बेबस लड़की बड़ी हो चुकी है। उसका नाम बेबी है और अब वह एक बेहद खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर बन चुकी है। उसे जिस इंसान की फोटो दी जाती है, वह बिना कोई सवाल किए उसका काम तमाम कर देती है। उसका सबसे खास हथियार एक साधारण दिखने वाली छतरी है, लेकिन उस छतरी के अंदर साइलेंसर लगी हुई गन छिपी होती है। फिल्म की शुरुआत में ही बेबी को एक नया टारगेट मिलता है। वह भीड़ से भरी मेट्रो में पहुंचती है। उसका शिकार बिल्कुल सामने खड़ा होता है। किसी को जरा भी शक नहीं होता कि इतनी भीड़ के बीच कोई मर्डर होने वाला है। बेबी आराम से अपनी छतरी आगे करती है, ट्रिगर दबाती है और साइलेंसर की वजह से गोली की आवाज तक नहीं आती। उसका टारगेट वहीं ढेर हो जाता है और बेबी बिना किसी घबराहट के भीड़ में गायब हो जाती है। इसके बाद बेबी बस स्टॉप पर खड़ी होती है। तभी नशे में धुत दो कॉर्पोरेट कर्मचारी उसके पास आकर उसे परेशान करने लगते हैं। लेकिन तभी वहां डीएसपी खान पहुंच जाती हैं। वह दोनों लड़कों को जमकर डांटती हैं और वहां से भगा देती हैं। इसके बाद वह बेबी को अपनी गाड़ी में बैठाकर उसके घर छोड़ देती हैं। घर पहुंचते ही बेबी के पास उसके पालक पिता का वीडियो कॉल आता है। यही वह आदमी है जिसने बचपन से उसे पाला है, लेकिन उसने उसे बेटी नहीं बल्कि एक हथियार बनाकर तैयार किया है। वही कॉन्ट्रैक्ट लेता है, टारगेट तय करता है और फिर बेबी को सिर्फ फोटो देकर मर्डर करवाता है। वीडियो कॉल पर वह सबसे पहले यही पूछता है कि पुलिस की गाड़ी में क्या कर रही थी। बेबी इशारों में समझाती है कि डीएसपी खान सिर्फ उसे घर छोड़ने आई थी। तब जाकर वह थोड़ा शांत होता है और कहता है कि कल ऑफिस में मिलना, फिर फोन काट देता है। यहीं हमें बेबी की असली मानसिक हालत का पता चलता है। वह आज भी अपनी मरी हुई बहन को अपने साथ महसूस करती है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी बहन हर समय उसके साथ चल रही हो और उसी असली कातिल को ढूंढने में उसकी मदद कर रही हो। इसलिए हर नया कॉन्ट्रैक्ट पूरा करते समय बेबी यही सोचती है कि शायद इस बार उसे अपनी बहन का कातिल मिल जाएगा। लेकिन हर बार उसका अंदाजा गलत साबित होता है। 20 साल पहले जिस आदमी ने उसकी बहन की जान ली थी, वह आज भी आजाद घूम रहा है और उसी एक इंसान को ढूंढते ढूंढते एक मासूम बच्ची खुद एक खूंखार किलर बन चुकी है। इसके बाद कहानी में सिद्धू की एंट्री होती है, जो अपने मोहल्ले के बच्चों को म्यूजिक सिखाता है। एक दिन उसका दोस्त फेजू एक नए लड़के को लेकर आता है और कहता है कि सर, ये बहुत अच्छा गाना गाता है। लड़का गाना शुरू ही करता है कि तभी बाहर से किसी की आवाज आती है। सिद्धू तुरंत क्लास छोड़कर बाहर भागता है। बाहर जाकर देखता है कि बेबी वहां से जा रही है। वह बस उसे दूर से देखता रहता है। दरअसल सिद्धू काफी समय से बेबी को पसंद करता है। इसके बाद फिल्म हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाती है। एक दिन सिद्धू बस में सफर कर रहा था, तभी एक पॉकेटमार उसका पर्स चुरा लेता है। जब कंडक्टर टिकट के पैसे मांगता है तो सिद्धू के पास पैसे नहीं होते। तभी बस में बैठी बेबी बिना कुछ बोले उसका किराया दे देती है और चुपचाप अपनी सीट पर बैठी रहती है। सिद्धू उसे धन्यवाद भी नहीं कह पाता, क्योंकि अगले स्टॉप पर बेबी उतर जाती है। बस उसी दिन से सिद्धू को उससे प्यार हो जाता है। इसके बाद जब भी बेबी उसे कहीं दिखाई देती है, वह उसकी मदद करने की कोशिश करता है। कभी बस में सीट दिलाता है तो कभी सिर्फ उसे देखकर मुस्कुराता रहता है। दूसरी तरफ कहानी में जफर और पप्पा की मुलाकात होती है। तभी जफर के छोटे भाई लकी का फोन आता है। वह गुस्से में बताता है कि एक बड़ी पार्टी ने उसकी बेइज्जती कर दी। उसने उसकी हाइट का मजाक उड़ाया और कहा कि तुमसे नहीं हो पाएगा। यह सुनकर जफर का खून खौल उठता है। गुस्से में वह सीधे पप्पा के पास पहुंचता है और एक फोटो निकालकर उसके सामने रख देता है। यह फोटो होती है बड़े बिजनेसमैन मिक्की उर्फ मुकेश मुरझानी की। जफर कहता
कहता है कि इस आदमी को हर हाल में मरना चाहिए। पहले तो पप्पा इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेने से मना कर देता है, क्योंकि मिक्की कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि बहुत बड़ा नाम होता है। लेकिन जब जफर रकम बढ़ा देता है तो पप्पा आखिरकार तैयार हो जाता है। इसके बाद बेबी को मिक्की की फोटो दी जाती है और बताया जाता है कि यही उसका अगला टारगेट है। अब पप्पा, मन्नू और बेबी मिलकर उसकी पूरी रेकी शुरू कर देते हैं। मन्नू कई दिनों तक मिक्की की हर गतिविधि पर नजर रखता है। वह पता लगाता है कि वह कब घर से निकलता है, कहां पार्टी करता है और किस समय सबसे कम सिक्योरिटी में रहता है। आखिरकार एक पार्टी के दौरान उन्हें मौका मिलता है। सबसे पहले मन्नू बाथरूम के अंदर मिक्की को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके 2 बॉडीगार्ड अंदर आ जाते हैं। मजबूर होकर मन्नू बिना हमला किए वापस लौट आता है, लेकिन बेबी पहले से ही अपना प्लान तैयार कर चुकी होती है। वह बुर्खा पहनकर पार्टी के बाहर पार्किंग एरिया में एक घायल लड़की का नाटक करती है। मिक्की जैसे ही उसे देखता है वह अपने आदमी को पानी लाने भेज देता है। उसका आदमी जैसे ही पानी लेकर वापस आता है वहां का नजारा बदल चुका होता है। लड़की गायब होती है और जमीन पर मिक्की की लाश पड़ी होती है। किसी को समझ ही नहीं आता कि आखिर कुछ सेकंड के अंदर यह सब कैसे हो गया। बेबी अपना काम खत्म करके वहां से गायब हो चुकी होती है। मिक्की की मौत के बाद उसकी पत्नी सीधे एसीपी खान के पास पहुंचती है। उसे पूरा यकीन होता है कि इस मर्डर के पीछे जफर का हाथ है। वह एसीपी खान से कहती है कि किसी भी हालत में जफर चाहिए, चाहे जिंदा हो या मुर्दा। उधर सिद्धू के दोस्त उसे सलाह देते हैं कि अगर वह सच में बेबी से प्यार करता है तो उसके घर जाकर बात करे। जब सिद्धू बेबी के घर पहुंचता है तो उसकी माँ, जो मानसिक रूप से ठीक नहीं होती, उससे अजीब अजीब काम करवाने लगती है। तभी बेबी वहां आ जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और धीरे धीरे उनकी नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। आखिरकार दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। बेबी अपने पालक पिता को वीडियो कॉल करके ये बात बताती है। पहले वह थोड़ा नाराज होता है, लेकिन बाद में बेबी की खुशी देखकर शादी की इजाजत दे देता है। इसके बाद बेबी और सिद्धू की शादी हो जाती है। इधर एसीपी खान लगातार मिक्की मर्डर केस की सीसीटीवी फुटेज देख रही होती है। फुटेज में बुर्खा पहने लड़की का चेहरा तो नहीं दिखता, लेकिन उसके जूते और जीन्स देखकर उसे याद आता है कि यही लड़की बस स्टॉप पर मिली थी। अब उसे पूरा शक हो जाता है कि मिक्की का कातिल कोई और नहीं बल्कि बेबी है। इसी बीच मोरे पप्पा के 1 BH के फ्लैट में घुस जाता है। वहां उसे हथियारों और कारतूस का बड़ा जखीरा मिलता है। अब वह इस राज का फायदा उठाते हुए पप्पा को फोन करता है और 5 लाख रुपए की मांग करके उसे ब्लैकमेल करने लगता है। यहीं फिल्म इंटरवल पर पहुंचती है। अब एक तरफ एसीपी खान बेबी तक पहुंचने के बेहद करीब है, तो दूसरी तरफ पप्पा का सबसे बड़ा राज भी खुल चुका है। यानी इंटरवल के बाद बेबी की जिंदगी में मुश्किलें कई गुना बढ़ने वाली हैं। पप्पा की जिंदगी में मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इंटरवल के बाद मोरे का एक व्हाट्सएप ऑडियो मैसेज आता है, जिसमें वह साफ कहता है कि उसे 5 लाख रुपए चाहिए। जब वह पप्पा के भांडुप वाले फ्लैट में घुसा था तब उसने वहां छिपाए गए हथियार और बारूद देख लिए थे। अब उसी राजज को छिपाने के बदले वह पप्पा को ब्लैकमेल कर रहा था। यह सुनते ही पप्पा आगबूला हो जाता है। वह मन्नू पर भड़कता है कि उसने हथियार दूसरी जगह क्यों नहीं पहुंचाए। मन्नू सफाई देता है कि उसे क्या पता था मोरे इतनी जल्दी खिड़की तोड़कर अंदर घुस जाएगा। अब उनकी एक छोटी सी गलती बहुत बड़ी मुसीबत बन चुकी थी। पप्पा कई बार बेबी को फोन करता है, लेकिन उसका फोन बंद रहता है। उधर सुबह बेबी नहाने गई होती है और सिद्धू के लिए चाय बनाकर रख देती है। तभी एक कबूतर उड़कर आता है और सिद्धू के हाथ से चाय का कप गिर जाता है। बेबी बाहर आकर इशारों में पूछती है कि क्या हुआ, तो सिद्धू हंसते हुए बताता है कि कप उसने नहीं, कबूतर ने गिराया। उधर मन्नू फैसला करता है कि अब मोरे को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। वह हाई कोर्ट के बाहर पहुंचता है, जहां मोरे चपरासी की नौकरी करता है। बारिश और भीड़ का फायदा उठाकर वह खास छतरी में छिपी साइलेंसर वाली गन से गोली चला देता है, लेकिन अगली ही पल उसके होश उड़ जाते हैं। जिस आदमी को उसने मोरे समझकर गोली मारी थी वह कोई दूसरा चपरासी निकलता है। दोनों का हुलिया और वर्दी एक जैसी होने की वजह से उससे बहुत बड़ी गलती हो जाती है। सबसे बड़ा झटका यह था कि असली मोरे वहीं मौजूद था। उसने पूरी घटना अपनी आंखों से देख ली और समझ गया कि उसे मारने की कोशिश हुई थी। अब एक बेगुनाह की जान जा चुकी थी और मोरे पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गया था। इसी बीच बेबी फोन ऑन करती है। पप्पा के कई मिस्ड कॉल और मैसेज देखकर वह तुरंत उन्हें कॉल करती है। पप्पा घबराई आवाज में बताते हैं कि मन्नू से बहुत बड़ी गलती हो गई है। मोरे की जगह किसी और की हत्या हो गई। जिस आदमी की मौत हुई थी उसकी खबर पूरे इलाके में फैल जाती है। तभी सिद्धू घबराकर घर से बाहर भागता है और बेबी भी उसके पीछे निकल जाती है। बाहर पहुंचकर पता चलता है कि मन्नू ने जिस बेगुनाह को मारा वह सिद्धू के सबसे करीबी दोस्त फैजू के पिता थे। अब यह हादसा सीधे बेबी और सिद्धू की जिंदगी से जुड़ चुका था। उधर मोरे दोबारा पप्पा को फोन करके 5 लाख रुपए मांगता है। इस बार पप्पा, मन्नू और बाकी लोग स्पीकर पर उसकी बात सुन रहे होते हैं। मोरे कहता है कि पैसे दे दो वरना सबका राज खोल देगा। मन्नू अपनी गलती पर रोने लगता है और पप्पा भी पूरी तरह बेबस नजर आते हैं। आखिरकार पप्पा बेबी को मोरे की फोटो भेज देते हैं ताकि वह उसे खत्म कर सके। यही कहानी एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाती है। बेबी को याद आता है कि उसकी बहन की मौत के बाद सिर्फ पप्पा ही थे
जिन्होंने उसका साथ दिया था। उसी एहसान को याद करके वह फैसला करती है कि अब किसी भी कीमत पर पप्पा को इस मुसीबत से बाहर निकालेगी। इधर पुलिस फैजू के घर पहुंचकर उसके पिता के मर्डर की जांच शुरू करती है। सिद्धू कातिल को जल्द पकड़ने की मांग करता है। यह सब सुनकर फैजू चुपचाप एक पिस्तौल ले आता है। वह अपने पिता का बदला खुद लेना चाहता था, लेकिन बेबी समय रहते उसे रोक लेती है। वह उसके हाथ से बंदूक छीनकर उसे अपने घर ले आती है ताकि वह कोई गलत कदम न उठा सके। दूसरी तरफ बेबी मोरे का पीछा करते हुए उसकी लोकेशन तक पहुंच जाती है। सामने वाली बिल्डिंग से स्नाइपर राइफल तानकर वह सही मौके का इंतजार करती है। जैसे ही वह ट्रिगर दबाती है, उसी वक्त सिद्धू वहां पहुंच जाता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। गोली सीधे मोरे के सीने में लगती है और वह मौके पर ही मर जाता है। सबसे बड़ा झटका यह था कि सिद्धू ने अपनी आंखों के सामने यह हत्या होते देख ली थी। उसने बेबी को गोली चलाते नहीं देखा, लेकिन अब वह इस पूरे राज के बेहद करीब पहुंच चुका था। मोरे की मौत के बाद बेबी पप्पा को मैसेज करती है कि वह यह काम हमेशा के लिए छोड़ना चाहती है। वह अब अपने परिवार के साथ सामान्य जिंदगी जीना चाहती थी। बेबी पप्पा से मिलकर अपनी इच्छा बताती है। पहले तो पप्पा कहते हैं कि इस दुनिया में एंट्री तो है, लेकिन एग्जिट नहीं। मगर बेबी का दर्द देखकर उनका दिल पिघल जाता है। आखिरकार वह उसे यह धंधा छोड़ने की इजाजत दे देते हैं। घर लौटते वक्त बेबी को सिद्धू का मैसेज आता है। उधर सिद्धू अकेला उसका इंतजार कर रहा होता है। तभी उसकी नजर उस रहस्यमयी छतरी पर पड़ती है। वह बटन दबाता है और छिपी हुई गन चल जाती है। गोली उनके पालतू कबूतर को लगती है और वह वहीं मर जाता है। अब सिद्धू के सामने छतरी का राज भी खुल चुका था। इसी दौरान एसीपी खान पूछताछ के लिए घर पहुंचती हैं, लेकिन सिद्धू उन्हें अंदर नहीं आने देता, क्योंकि उसे डर होता है कि पुलिस को मरा हुआ कबूतर, खून और छिपी हुई गन मिल जाएगी। एसीपी खान अपना नंबर देकर चली जाती है। कुछ देर बाद बेबी घर लौटती है। मरे हुए कबूतर को देखकर वह सन्न रह जाती है। दूसरी तरफ सिद्धू अब सब समझ चुका होता है। वह गुस्से में बेबी पर चिल्लाता है और घर छोड़कर चला जाता है। तभी बेबी के पास पप्पा का वीडियो कॉल आता है, लेकिन स्क्रीन पर जफर का छोटा भाई लक्की दिखाई देता है। वह कहता है कि उसने पप्पा को मार दिया है और अब बेबी को उसके लिए एक आखिरी काम करना होगा। वह उसे बंटी नाम के आदमी की फोटो और लोकेशन भेज देता है। बेबी वहां पहुंचती है, लेकिन यह एक जाल होता है। लक्की और उसका साथी पहले से हथियार लेकर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। जबरदस्त लड़ाई के बाद बेबी दोनों को मार गिराती है। घर लौटते समय वह बाहर पुलिस की गाड़ियां देखकर रुक जाती है। तभी फैजू रिक्शा लेकर पहुंचता है और बेबी उसके साथ वहां से निकल जाती है। उधर लक्की की मौत की खबर सुनकर जफर आगबूला हो जाता है। वह अपने सभी आदमियों को बेबी की तलाश में लगा देता है। मन्नू बेबी को बताता है कि अब जफर किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। हालात बिगड़ते देख बेबी शहर छोड़ने का फैसला करती है। वह मन्नू और फैजू से पुराने घर से छतरी वाली गन और जरूरी सामान लाने को कहती है, जबकि खुद टिकट लेने रेलवे स्टेशन चली जाती है। लेकिन तभी जफर अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है। उसे पता चल जाता है कि बेबी ज्यादा दूर नहीं गई। वह मन्नू और फैजू को झुग्गी में बंद करके आग लगा देता है, ताकि उनकी मौत की खबर सुनकर बेबी वापस लौट आए। कुछ दूरी से बेबी अपनी आंखों के सामने पूरी झुग्गी को जलते हुए देखती रह जाती है। अपने सबसे करीबी लोगों को खोने के बाद वह पूरी तरह टूट जाती है। तभी उसे अपनी बहन की आवाज सुनाई देती है, अब बहुत हो गया, अब तू बोल। यहीं फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। असल में बेबी गूंगी नहीं थी। फ्लैशबैक में पता चलता है कि जिस रात हमला हुआ था, उस रात उसकी गूंगी बहन मारी गई थी, जबकि बेबी बच गई थी। पहचान की गड़बड़ी की वजह से सबको लगा कि बेबी मर गई है, जबकि असल में उसकी बहन की मौत हुई थी। तब से बेबी अपनी बहन की पहचान अपनाकर उसकी अधूरी लड़ाई लड़ रही थी। अब पहली बार वह अपनी आवाज में सिद्धू से कहती है, एसीपी खान को फोन करो, मुझे उनसे एक डील करनी है। इसके बाद बेबी की मुलाकात एसीपी खान और मंजू मुरजानी से होती है। वह कहती है कि जफर को वह खुद मारेगी, लेकिन उसके बाद सिद्धू को किसी भी केस में नहीं फंसाया जाएगा। दोनों उसकी शर्त मान लेते हैं। अब शुरू होता है फिल्म का धमाकेदार क्लाइमैक्स। बेबी उसी होटल में जफर को बुलाती है जहां उसकी बहन की हत्या हुई थी। दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी होती है। बेबी एक एक करके उसके सभी गुर्गों को खत्म कर देती है। आखिर में जफर और बेबी आमने सामने आ जाते हैं। लड़ाई के दौरान जफर सिद्धू का गला दबाने लगता है। यह देखकर बेबी को अपनी बहन की मौत याद आ जाती है। साथ ही वह उसके कटे हुए कान को देखकर यकीन कर लेती है कि उसकी बहन का कातिल यही था। इस बार बेबी वही गलती नहीं दोहराती। वह जफर के पैर में गोली मारती है और फिर अपने हाथों से उसका गला दबाकर हमेशा के लिए खत्म कर देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जफर के फोन पर आए एक ऑडियो मैसेज से पता चलता है कि पप्पा जिंदा है और उसी ने जफर व लक्की को बेबी को मारने का काम दिया था। यानी पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड पप्पा ही था। इसके बाद पप्पा बस में सफर कर रहा होता है। अखबार में जफर और लक्की की मौत की खबर देखकर वह घबरा जाता है। तभी सामने बेबी खड़ी दिखाई देती है। जब बस खाली हो जाती है तो बेबी पूछती है, आपको हमेशा से पता था ना कि मेरी बहन को जफर ने मारा था? पप्पा टूट जाता है। वह छिपी हुई गन निकालकर बेबी पर तान देता है और कहता है, मुझे माफ कर देना बच्ची। लेकिन बेबी के प्लास्टर के अंदर भी एक छोटी गन छिपी होती है। वह धीरे से कहती है, नहीं पप्पा, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। अपनी बेटी की आवाज सुनकर पप्पा एक पल के लिए सन्न रह जाता है और उसी पल बेबी गोली चलाकर उसे हमेशा के लिए खत्म कर देती है। इसके बाद वह सिद्धू के पास लौटती है। दोनों को लगता है कि अब उनकी जिंदगी में सुकून लौट आया है। लेकिन तभी एसीपी खान का वीडियो कॉल आता है। वह बेबी को एक नया टारगेट भेजती है, यानी एक मिशन खत्म हुआ, लेकिन दूसरा पहले से उसका इंतजार कर रहा था। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।